हेलो एवरीवन, सो फाइनली बैक टू दिल्ली। मैं एक्चुअली कल ट्रैवल कर रहा था, इसलिए विंटेज कॉफी को डिस्कस नहीं कर पाए। इस कंपनी के कल रिजल्ट आए थे Q2 के, और फर्स्ट कॉन कॉल भी किया इनकी मैनेजमेंट ने। तो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, नंबर्स कैसे आए हैं प्लस मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, क्या इनसाइट्स इन्होंने शेयर करी है बिजनेस को लेकर के। सो विंटेज कॉफी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो कंपनी कॉफी प्रोसेसिंग का काम करती है। दो टाइप्स की कॉफी ये मेनली बनाते हैं। एक तो आपका स्प्रे ड्राइड कॉफी, दूसरा एग्लोमेरेटेड कॉफी। स्प्रे ड्राइड कॉफी क्या होता है, तो जो सबसे बेसिक सबसे कॉमन कॉफी का टाइप है, जैसे आप वो नेस्कैफे का जो नॉर्मल रेगुलर पाउच देखते हो, ब्रू का जो आप पाउच देखते हो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो कॉफी होती है। एग्लोमेरेटेड कॉफी आपका स्प्रे ड्राइड कॉफी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया, जिसमें पाउडर को थोड़ा सा चंकी बनाया जाता है, प्रीमियम लुक होता है। जैसे नेस्कैफे का गोल्ड आप देखोगे, या ब्रू का भी एक गोल्ड वाला वर्जन आता है, तो वो होता है आपका एग्लोमेरेटेड कॉफी। इसके अलावा इनका एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चिकोरी का। चिकोरी क्या होता है, चिकोरी एक प्लांट है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग वगैरह करके ना उसका जो लुक है वो बिल्कुल कॉफी की तरह हो जाता है। प्लस उसका जो कैफीन का कंटेंट है वो बहुत कम होता है, और कॉस्ट वाइज भी वो आपको सस्ता पड़ता है। तो ये जो कॉफी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं, ये चिकोरी को कॉफी में ब्लेंड करके बनाती है, तो इनका इसका भी मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी है। देन जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं B2B बिजनेस में, कि किसी भी B2B कंपनी का सबसे मेन टारगेट क्या होता है कि अपने क्लाइंट को ना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू ऐड करके देना है। तो पहले तो ये कंपनी क्या करती थी कि बल्क कॉफी अपने क्लाइंट को सप्लाई करती थी। देन उसके बाद इन्होंने अपना एक पैकेजिंग वाला सेगमेंट भी स्टार्ट कर दिया, मतलब जैसे जार्स वगैरह हो गए, सैशे हो गया, पाउचेस हो गए, उसमें ये कॉफी को अलग अलग जैसे 5 किलो का हो गया, 10 किलो का हो गया, उसमें ये पैक करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से आपने क्लाइंट का टाइम, उसका एफर्ट, उसका एक्स्ट्रा जो मेहनत जाता था, उसको आपने सेव कर दिया। तो ये कंपनी ने स्टार्ट किया है, और इससे क्या होता है कि आपने क्योंकि वैल्यू एडिशन किया है, तो आपका रियलाइजेशन बेटर हो जाता है, क्योंकि आप इसमें पैकेजिंग वगैरह करके दे रहे हो अपने क्लाइंट को। तो ये एक इनका तीसरा सेगमेंट है। नाउ अब देखते हैं इसमें Q3 की कैसी परफॉर्मेंस आई है कंपनी की, एंड आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है। सो कैपेसिटी वाइज अगर हम देखें ना, तो कंपनी की जो स्प्रे डाइड और एग्लोमेरेटेड की टोटल कैपेसिटी है वो 6500 की है, 6500 मेट्रिक टन पर ईयर। इंस्टेंट चिकोरी 1700, और वो जो पैकेजिंग वाला इनका बिजनेस है उसमें 3000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है कंपनी की। इस क्वार्टर में अगेन 100% का यूटिलाइजेशन रहा है इनका, मतलब इसमें भी पूरा फुल प्रोडक्शन पे काम किया इन्होंने। प्लस जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि कंपनी एक नई कैपेसिटी लेकर के आ रही है अपनी 4500 की, और ये कब तक आपका लाइव हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ FY26 तक। इसके साथ में सेम जैसा हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी पोस्ट में कि ये फ्रीज ड्राइड कॉफी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, और 5000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी कंपनी इसकी लेकर के आ रही है। अब फ्रीज ड्राइड कॉफी क्या होता है, तो जैसे एग्लोमेरेटेड स्प्रे ड्राइड का एडवांस वर्जन है, फ्रीज ड्राइड कॉफी आपका सबसे प्रीमियम कॉफी आप उसको बोल सकते हो। मतलब उसमें सारी जो कॉफी का जो प्रोसेसिंग होता है ना, उसमें फ्रीज ड्राइड कॉफी में जो कॉफी का जो नेचुरल फ्लेवर है, उसका जो नेचुरल अरोमा है, वो सबसे ज्यादा कंटेन रहता है, सबसे ज्यादा प्रिजर्व रहता है उसमें। और जो आपके प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, जैसे स्टारबक हो गया, डेविडॉफ हो गया, ये सब ये फ्रीज ड्राइड कॉफी यूज करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे, तो आई थिंक फ्रीज ड्राइड कॉफी की CCL प्रोडक्ट्स के पास में, जो लिस्टेड कंपनी है CCL प्रोडक्ट, उसके पास में सबसे बड़ी कैपेसिटी है। ये विंटेज कॉफी अभी तक इसके अंदर नहीं था। और सेम जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अपने क्लाइंट के हर एक नीड को ये केटर करते जा रहे हैं। पहले से बल्क कॉफी देते थे, फिर पैकेजिंग दिया, उसमें भी कैपेसिटी कॉन्स्टेंटली कंपनी इंक्रीज कर रही है, और अभी एंटर कर रहे हैं फ्रीज ड्राइड कॉफी के अंदर। तो ये इनका प्लान है। नाउ अगर नंबर्स हम देखें कि ओवरऑल Q2 के नंबर्स कैसे आए हैं, तो रेवेन्यू अगेन 90% के आसपास ग्रो किया है कंपनी का YOY लेवल पे। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 16% के बिट्टा मार्जिन थे लास्ट ईयर, इस बार 18% के बिट्टा मार्जिन आए हैं। प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 2.5x हो गया है। 8 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 18 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। तो टॉप लाइन की ग्रोथ भी है, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला है। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, तो सबसे पहले तो कैपेसिटी पे उन्होंने बात करी है, बिकॉज देखो अगर हम रिटेल बिजनेस को ट्रैक करते हैं तो ग्रोथ फोरकास्ट कैसे होगा, स्टोर एक्सपेंशन से। अगर हम किसी लेंडिंग बिजनेस को ट्रैक करते हैं तो ग्रोथ फोरकास्ट होगा आपका ब्रांच एक्सपेंशन से। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को ट्रैक करते हैं तो ग्रोथ फोरकास्ट होता है RM एडिशन से, कि कितने रिलेशनशिप मैनेजर्स वो ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कितने प्लांट, कितना कैपेसिटी एडिशन कर रही है, वहां से हम उसका ग्रोथ फोरकास्ट, डिमांड आउटलुक वगैरह असेस करते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ये वाली जो 4500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है ना, ये मार्च के एंड तक हमारी लाइव हो जाएगी, कमर्शियल प्रोडक्शन का स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट मंथ में इसका जो यूटिलाइजेशन है वो 70 से 80% तक हम लेके चले जाएंगे सिर्फ फर्स्ट मंथ के अंदर, और सेकंड मंथ में फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, यानी पूरा 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा सेकंड मंथ के अंदर। ऐसा क्यों होगा, तो मैनेजमेंट का कहना है कि
ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, मतलब जो ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी है उसी में हम और नए इक्विपमेंट्स टूल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, कोई ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए रैंप अप इसका बहुत फास्ट होगा। दूसरा, मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे क्लाइंट्स की तरफ से ना ऑलरेडी ऑर्डर कमिट कर दिया गया है हमको, तो उनकी ऑर्डर विजिबिलिटी को देखते हुए हम ये मतलब काफी कॉन्फिडेंट के साथ में ये गाइडेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में 70 से 80% यूटिलाइजेशन हो जाएगा और सेकंड मंथ में पूरा फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा हमारा ये 4500 का कैपेसिटी। यानी कि FY26 में तो नहीं, लेकिन FY27 के फर्स्ट क्वार्टर में ये एडिशनल जो इनके पास में कैपेसिटी आएगी वो और बूस्ट देगी इनके ओवरऑल रेवेन्यू को। तो ये इनका पहला कैपेक्स का प्लान है। दूसरा, जो ग्रीनफील्ड का कैपेक्स चल रहा है इनका फ्रीज ड्राइड कॉफी का, सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये आएगा आपका FY27 के एंड तक या फिर Q1 ऑफ FY28 के एंड तक, यानी कि मार्च का कैलेंडर ईयर 27 मार्च तक या फिर आपका जून जुलाई तक में ये वाला जो फैसिलिटी है वो आपका लाइव हो जाएगा। अब टोटल इसमें एक्सपेंशन में कितना खर्चा हो रहा है, तो जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कंपनी कर रही है उसमें बिकॉज क्योंकि आप एग्जिस्टिंग में ही और एडिशन कर रहे हो तो सिर्फ 45 करोड़ का उसमें कैपेक्स है। जो ग्रीनफील्ड वाला इनका एक्सपेंशन है उसमें कंपनी लगभग 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को देख रही है। इसकी फंडिंग कैसे होगी, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट था, हमने देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनका जो मतलब इक्विटी है वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ गया, प्रोमोटर का अगर आप स्टेक देखोगे, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट करी है, QIP रेज किया है, प्रेफरेंशियल इशू रेज करा है इन्होंने। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो 45 करोड़ का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है ये तो हमारा इंटरनल अक्रूवल से हो जाएगा, 150 करोड़ का कैश भी इनके पास में पड़ा हुआ है, और जो 450 करोड़ का हम करने वाले हैं ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन वो हम डेट के थ्रू करेंगे। और आई मीन डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.1 0.2 के आसपास है, तो डेट अभी कंपनी आराम से रेज कर सकती है। तो इनका कहना है इंटरनल अक्रूवल प्लस डेट इसके थ्रू हम रेज करेंगे, और नियर टर्म में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है नियर टू मीडियम टर्म में और कोई फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन ये कंपनी प्लान नहीं कर रही है। यही एक्चुअली चाहिए था हमको कॉन कॉल में, कि मतलब आप अगर आप कॉन कॉल नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो मार्केट को ये अनसर्टेनिटी रहती है कि बिजनेस का आगे का प्लान क्या है। ठीक है, आप ग्रोथ अच्छा कर रहे हो, कैपेक्स कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, लेकिन आपका इक्विटी डाइल्यूट होता जा रहा है, तो ओवरऑल आगे ग्रोथ का कैसा फोरकास्ट है, मैनेजमेंट कैसे उसको फंड करने को देख रहा है, कैश फ्लो आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, तो कैसे उसको मैनेज करोगे, इसके लिए कॉन कॉल जरूरी था। तो वहां पे इन्होंने ये काफी अच्छा आउटलुक दिया है। देन दूसरा, अगर हम देखें इनके मार्जिन को लेकर के कि मार्जिन की क्या ट्रेजेक्टरी रह सकती है, तो एक तो करंटली अगर देखोगे ना तो इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट और इबिट्टा पर टन अगर हम देखें, ग्रॉस प्रॉफिट इबिट्टा पर टन, ये पिछले कुछ टाइम में कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये क्यों इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है ना वो एग्लोमेरेटेड कॉफी की तरफ शिफ्ट हुआ है ज्यादा। वो हमने डिस्कस किया ना कि स्प्रे ड्राइड कॉफी से ज्यादा प्रीमियम होता है एग्लोमेरेटेड कॉफी, उसमें आपको मार्जिन अच्छे मिलते हैं। तो कंपनी कह रही है उसकी वजह से हमारे थोड़े से मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। दूसरा, जो वो पैकेजिंग लाइन वाला बिजनेस है जो इन्होंने स्टार्ट किया है, जहां पे आप एक्स्ट्रा वैल्यू एड करके देते हो क्लाइंट को, वो भी एक रीजन है कि इनका रियलाइजेशन भी बेटर हुआ है और मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। प्लस मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जब हमारी ये नई कैपेसिटी लाइव हो जाएगी 4500 मैट्रिक टन की मार्च के अंदर, तो क्योंकि वो सेम मतलब सेम इंफ्रा के अंदर हम उसको ऑपरेट करेंगे और फिक्स कॉस्ट उसका सेम रहेगा, लेकिन हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 70% से इंक्रीज हो जाएगी। अभी है 6500, मार्च एंड तक हो जाएगी 11000, तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज वहां से हमको मिलेगा, तो मार्जिन और इंप्रूव होंगे। यानी इबिट्टा मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड है इस कंपनी के नियर टू मीडियम टर्म में। माइट भी FY26 में ना हो, लेकिन FY27 में कंपनी के मार्जिन और इंप्रूव हो सकते हैं। प्लस दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट कह रहा है वो जो फ्रीज ड्राइड वाली जो कैपेसिटी है जो आपकी आएगी मार्च 27 के अराउंड, सो उसमें भी आपके मार्जिन बेटर होते हैं। एक तो वो सेगमेंट बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है, जो ये स्प्रे और एग्लोमेरेटेड वाले जो कॉफी के सेगमेंट है इसमें 2 से 3% की ग्रोथ है, लेकिन फ्रीज ड्राइड कॉफी का जो इंडस्ट्री है वो आपका 10 to 12% से ग्रो कर रहा है। तो एक तो वो इनको एंट्री दे रहा है हाई ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर। दूसरा, मैनेजमेंट का कहना है उसमें मार्जिन जो है वो 22 से 24% तक होते हैं। अभी जो इनके स्प्रे और एग्लोमेरेटेड जो कॉफी है इसमें 16 से 17-18% के इबिट्टा मार्जिन है। यानी आपके मार्जिन भी बहुत बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे जैसे उसकी कैपेसिटी आएगी, प्लस आपको एक हाई ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मतलब अगर हम मार्जिन की ट्रेजेक्टरी इनके लेके चले ना अगले 2 से 3 साल की, वो बहुत स्ट्रांग लगती है। एक तो नियर फ्यूचर में ये ट्रिगर है आपका, ये जो नई कैपेसिटी आ जाएगी उसके बाद 1 साल बाद में आपको ऑलरेडी एक हाई ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर एक्सपोजर मिल जाएगा जहां पे मार्जिन भी आपके बेटर है। तो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग लगती है कंपनी की। देन इसके अलावा इनके प्राइसेस ये कैसे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज कमोडिटी है तो उसके प्राइस फ्लक्चुएशन से मार्जिन को कंपनी कैसे मैनेज करती है। तो कंपनी का कहता है कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहता है हमारा। मतलब एग्जाम्पल में आप समझो कि जैसे इनका कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, वो 1000 टन का कॉफी का इनको ऑर्डर देता है, तो कंपनी क्या करती है अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को उसी टाइम पे ना क्वार्टरली बेसिस पे कॉफी के प्राइसेस फिक्स कर लेती है।
मतलब एग्जांपल के लिए जैसे हमने अज्यूम किया कि 1000 टन का इनको ऑर्डर आया और इन्होंने कस्टमर से प्राइस फिक्स किया 500 पर केजी, अपने कस्टमर को ये कॉफी सप्लाई करेंगे। तो जो सप्लायर है ना, उससे ये मतलब वो जो रॉ मटेरियल जो ये परचेज करेंगे उससे ये कॉफी के प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 300 का। तो मतलब अगर कल को कॉफी के प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो भी कंपनी को जो रॉ मटेरियल मिलेगा ना, कॉफी जो मिलेगा वो 300 रुपए का ही मिलेगा। तो इससे कंपनी का कहना है कि हम एक तरीके से हेज कर लेते हैं, अपने अपने मार्जिन को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्लस अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी होता है कॉफी के प्राइसेस में, उसके बाद भी इनका कहना है कि हमारे मार्जिन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज पर केजी जो हमारा प्रॉफिट है वो सेम ही रहता है। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें ये जरूर आ जाता है कि कल को अज्यूम करें अगर इनकी कॉफी के प्राइसेस और घटते हैं तो उसका इनको बेनिफिट नहीं मिलता। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से इनके इनके बिजनेस में आ जाती है, बिकॉज आपने कॉफी के प्राइसेस फिक्स कर लिए 300 रुपए पे, तो अज्यूम करो 300 से 250 हो गया, तो वो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो गया है। बट फिर पॉइंट वही है कि बिजनेस जो है वो आपको मतलब प्रॉफिट की प्रेडिक्टेबिलिटी पे ज्यादा काम करना है, रादर देन कि आप प्राइस फ्लक्चुएशन से आप शॉर्ट टर्म में मार्जिन बनाने का सोचो। तो इस तरीके से इनके मार्जिन जो है वो सस्टेन रहते हैं। और कंपनी मार्जिन बढ़ा कहां से रही है? प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू, वैल्यू एडिशन के थ्रू, ये सारी चीजों के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका लास्टली कि गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट का। तो अगले 3-4 साल के लिए इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस तो नहीं दिया है, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि वो बहुत डिफिकल्ट है इस बिजनेस में, क्योंकि आप खुद ही देखो अभी इनका स्प्रे ड्राइड एग्लोमरेटेड दोनों का मिक्स रहता है। फिर कल को चल के वो फ्रीज ड्राइड कॉफी की कैपेसिटी भी आ जाएगी, प्लस आप उसमें से कितना कंज्यूमर पैकिंग में सप्लाई करते हो। तो इन इन सारे चीजों को लेकर के एग्जैक्ट रेवेन्यू प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि कैपेसिटी को लेकर के हम गाइडेंस दे सकते हैं कि नेक्स्ट 3 से 4 ईयर्स के अंदर हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो 20,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। अभी है 6,500, यानी कि मोटा मोटा 3x ग्रोथ कंपनी देख रही है अपने कैपेसिटी के अंदर। अब इस 20,000 में ना 12 से 13,000 की जो कैपेसिटी है वो होगी इनकी स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड की, और 7,000 या 8,000 की कैपेसिटी होगी आपकी फ्रीज ड्राइड कॉफी की। एक और चीज अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ और मैनेजमेंट का विजन समझो, तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, 3-4 साल में 20,000 में से 7 से 8,000 होगा फ्रीज ड्राइड कॉफी का। और फ्रीज ड्राइड कॉफी का प्लांट अभी फर्स्ट कब आ रहा है? अगले साल, मतलब 1.5 साल का टाइम है अभी उसमें, वो भी आएगा 5,000 का। यानी उसके 1 से 2 साल के बाद कंपनी उसमें और फर्दर 50% का एडिशन करेगी उसकी कैपेसिटी में। और ये जो स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड कॉफी का जो इनका प्लांट है, जिसकी अभी 6 महीने बाद 11,000 की कैपेसिटी हो जाएगी, उसमें हार्डली हमको 1,000 से 2,000 का एडिशन देखने को मिलेगा। यानी गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट का जो मेन फोकस है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ है, जहां पे ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्जिन भी अच्छे हैं। तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है ना इस बिजनेस की अगले 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर चीजें अच्छी रही हैं, ऑफकोर्स वो हमको हर एक क्वार्टर में देखना है, लेकिन आज के बेसिस पे मैनेजमेंट का जो विजन है, उनकी जो स्ट्रैटेजी, उनकी जो प्लानिंग लग रही है, उसके अकॉर्डिंग मार्जिन इनका काफी अच्छे से इंप्रूव होना चाहिए अगले 3-4-5 साल के अंदर। तो ये इनका पूरा ग्रोथ आउटलुक बनता है। अब इस साल का रेवेन्यू एस्टिमेट आप अगेन प्रिडिक्ट करना एग्जैक्टली थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो इन्होंने थोड़ी बहुत कमेंट्री दी है कि H2 हमारा बेटर होता है H1 के कंपैरिजन में, प्लस Q2 में भी इन्होंने बोला है कि यूटिलाइजेशन तो आपको 100% दिख रहा है हमारा, लेकिन स्टिल कितने सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, मतलब हमने क्लाइंट को सप्लाई नहीं किया है, पेंडिंग पड़ा है, और वो Q3 Q4 में एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 130 करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू Q2 में आया है, और 100% यूटिलाइजेशन अगर आपका Q3 में भी होता है, Q4 में भी होता है, प्लस उसके ऊपर से जो आप कह रहे हो कि पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी अभी सप्लाई करेगी कंपनी H2 के अंदर, तो आपका आराम से 550 से 600 करोड़ का रेवेन्यू बनता है फुल ईयर का, पूरे FY26 का। बिकॉज 240 करोड़ तो आपने फर्स्ट हाफ में कर दिया है, और सेकंड हाफ कंपनी कह रही है वैसे भी सीजन मतलब सीजन हमारा स्ट्रांग होता है सेकंड हाफ के अंदर, तो 600 करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू बनता है। मार्जिन अगर हम अज्यूम करें कंपनी के सेम रहते हैं लास्ट ईयर की तरह, 17% इबिट्टा मार्जिन, स्टिल आप देखोगे तो कंपनी का जो इबिट्टा है, टोटल इबिट्टा, वो 102 करोड़ का होता है। लास्ट ईयर था 53 करोड़। एंड क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट इस साल तो इंक्रीज होगा नहीं, वो जो कैपेसिटी है वो नेक्स्ट ईयर आपकी आएगी, तो आपका प्रॉफिट और आराम से 90 से 100 करोड़ का बन रहा है। लास्ट ईयर प्रॉफिट था 40 करोड़ का, तो मतलब मोर देन डबल पैट ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से कर सकती है। ऑलरेडी कर रहे हैं, Q1 में भी पैट डबल से ज्यादा हुआ, Q2 में भी पैट डबल से ज्यादा हुआ कंपनी का, सो वो ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है बिजनेस का। और फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो 24 का बनता है। पैग रेशियो वाइज डील काफी लुक्रेटिव हो जाती है। EV टू बिट्टा देखोगे तो भी डील काफी लुक्रेटिव लगती है। सो मतलब सारी चीजें सही चल रही है बिजनेस के, बस एक ही जो हमको थोड़ा सा मुझे पर्सनली जो थोड़ा सा एक चीज चाहिए था कि मैनेजमेंट कॉन कॉल करना स्टार्ट कर दे, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए बिजनेस का आउटलुक समझने में, मैनेजमेंट की क्या सोच है। बिकॉज नंबर्स देख करके ना बिजनेस का आगे का फोरकास्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आप सुनते हो, उनका टोन सुनते हो कि वो कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं अपने डिमांड आउटलुक को लेकर के, एंड ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई कि कहाँ पे ये पीयर से बेटर हैं, कहाँ पे इनको गेन मिल रहा है, क्या क्या वैल्यू एडिशन इन्होंने पास्ट में करी है, आगे मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में सोच रहा है, तो एक आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है और उसके साथ में ग्रोथ का सपोर्ट है, तो मतलब डील ओवरऑल काफी अच्छी बन जाती है। सो वही है, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।